हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि ये वीडियो होने वाला है प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण। जी हाँ, यह ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। उस हिंदी भाषा शिक्षण की इकाई 2 आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसके पहले इकाई 1 के 2 वीडियोस ऑलरेडी ला चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हिंदी भाषा शिक्षण का मिल जाएगा। और देख लिया तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इकाई 2 जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल। जी हाँ, हिंदी भाषा जो सिखाई जाती है उसके जो कौशल है यानी स्किल है, यानी हिंदी भाषा सिखाने की कुछ स्किल्स होती हैं, जैसे लिखना सिखाना, हिंदी भाषा बोलना सिखाना, हिंदी भाषा पढ़ना, जिसे पठन शिक्षण या पठन कौशल, लेखन कौशल, मौखिक कौशल, ऐसे कई सारी चीजें बोलते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को हम यहां पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये इकाई होने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको इस इकाई का ब्लूप्रिंट। जी हां, अंक योजना बता देता हूं। तो ये जो पूरी इकाई है स्टूडेंट्स, ये पूछी जाती है कुल 12 अंकों की। याद रखिएगा, इस इकाई 2 से टोटल 12 मार्क्स आते हैं, है ना। 12 अंक के प्रश्न यहां से पूछे ही जाते हैं, 12 मार्क्स के। इसमें से एक प्रश्न आता है 4 नंबर का। जी हां, 4 नंबर का एक प्रश्न, और एक प्रश्न आता है यहां पर 3 अंक का, और एक प्रश्न आता है यहां पर 2 अंक का, और यहां पर 3 एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये आपको समझ में आ गया इसके इकाई का ब्लूप्रिंट, है ना। ब्लूप्रिंट क्या है कि भाई टोटल 12 अंकों के प्रश्न इस इकाई 2 से पूछते हैं, जिसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न होता है, 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, 2 नंबर का एक प्रश्न। यानी सब्जेक्टिव की बात करें थ्योरी तो यहां पर 3 प्रश्न आते हैं, एक 4 अंकों का, एक 3 अंकों का, एक 2 अंकों का, और 3 एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल 12 अंक हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अंक योजना इकाई का जो ब्लूप्रिंट है वो बता दिया। आपको अब चैप्टर के स्टार्टिंग पर करते हैं और ले चलते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर जिनके हम उत्तर देखेंगे और उन प्रश्नों को भी समझेंगे, क्योंकि ये डीएलएड की पहले की परीक्षाओं में पीवाईक्यू के रूप में पूछा जा चुका है, जिन्हें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। और आने वाली डीएलएड की परीक्षा में इसे पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है, पूछे ही पूछे जाएंगे। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना है, मिस नहीं करना है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ऐसे लगातार वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एमपी टेट, सी टेट, डीएलएड का द्वितीय वर्ष, इन सब की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी मेहनत आपको जरा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें, ताकि जब भी कोई वीडियो लाऊं तो मिस ना करें। साथ ही साथ पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो पूरा दिख जाएगा। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी आपको मैं देना चाहूंगा जो इसी कोर्स के बारे में है। जी हां, हमने आपके लिए डीएलएड का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम संपूर्ण कोर्स, जी हां, सत्र 2023-24 का हम संपूर्ण कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पे आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस, ये सब कुछ अवेलेबल होगा आपको। जी हां, हमारे जो ऑनलाइन ऐप है उसके ऊपर। जी हां, आपको करना बस इतना है कि इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपको कोर्स परचेस करना है। कोर्स परचेस करने के बाद आपको हमारे ऐप के बैच में जोड़ा जाएगा। आप कहीं से भी ऐप डाउनलोड करेंगे और फिर बैच में अपने आप नहीं जुड़ सकते जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, और जब तक पर्सनली आपको बैच में ऐड नहीं किया जाएगा तब तक आपके लिए ऐप के कंटेंट को आप देख नहीं पाएंगे। ठीक, तो पेमेंट करके आप जैसे ही आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, आप भाई नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कुछ देख पाएंगे। जी हां, तो एमपी डेट का बेस्ड का जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, संपूर्ण कोर्स जो है सत्र 2023-24 का, हम हर सत्र में कोर्स लाते हैं। ये जो आने वाला सत्र हो सकता है पुराना, आप देख पा रहे हो ये वीडियो 1 साल पुराना हो गया हो, लेकिन उसमें भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, सभी में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं, मैसेज करना है, ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोर्स के बारे में बात होगी। अब शुरू करते हैं हमारे भाई इस इकाई 2 के बारे में ना, इकाई 2 हिंदी भाषा शिक्षण कौशल के बारे में। तो चलिए इसकी ही बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि श्रवण कौशल विकास आधारित शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, तो हिंदी भाषा सिखाने में कई प्रकार के कौशल मैंने आपको बताया, स्किल्स। उसमें से पहला है श्रवण। याद रखिएगा, पहला क्या है? श्रवण, यानी सुनने वाला कौशल। तो हम पहले सुनने कौशल की बात करेंगे, इसके बाद फिर लेखन कौशल भी आता है, उसके बाद फिर पठन कौशल भी आता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण कौशल और लेखन कौशल। ठीक, तो इन दोनों में से ही बहुत अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो पहला जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है श्रवण कौशल। ठीक है, याद रखिएगा, श्रवण कौशल से कई प्रकार के प्रश्न यानी कि पीवाईक्यूज पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ध्यान रखेंगे। तो श्रवण कौशल विकास आधारित शिक्षण के उद्देश्य, यानी श्रवण कौशल का विकास हो,
इसके लिए जो पढ़ाई करवाई जाती है, यानी उस प्रकार से जो सिखाया जाता है एज ए टीचर, वैसे हम सब टीचर बनने का कोर्स कर रहे हैं। तो टीचर बनने के कोर्स में अगर आप टीचर बनते हो तो टीचर बनने के बाद अपने बच्चों को आप श्रवण कौशल कैसे सिखाओगे, सुनने का जो स्किल है उनको कैसे सिखाओगे, वो यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, तो श्रवण कौशल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अच्छा वक्ता होने के लिए, यानी अच्छा बोलने के लिए पहले एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। आपने सुना होगा है ना, इन ऑर्डर टू बी ए गुड स्पीकर यू हैव टू बी फर्स्ट अ गुड लिसनर, है ना। आपको पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। तो बच्चों को सुनना सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे सुनते हैं ना, हम जो मनुष्य हैं, हम जो ह्यूमंस हैं, वो अपने प्रतिदिन अपने दिनचर्या का 45% समय सुनने में बिताते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी, एक शोध के अनुसार हम इंसान जो है अपने दिनचर्या का 45% समय, यानी लगभग 50, यानी आधा समय सुनने में बिताते हैं। ठीक है, आधा समय हम सुनते हैं दूसरों को, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, चुगलियां भी सुन सकते हैं लोग, ज्ञान की बातें भी सुन सकते हैं लोग, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना कि आप सुनते क्या हो, क्योंकि आप जो सुनोगे वही नॉलेज गेन करोगे और वही फिर आगे बोलोगे भी। ठीक, तो याद रखिए। तो विद्यालय में भी विद्यार्थी अपना आधा समय सुनने में व्यतीत करता है, आधा समय शिक्षक उसे लेक्चर देता है, फिर वो सुनता है, समझता है, उसके बाद फिर वो डाउट पूछता है ना। तो याद रखिएगा, विद्यालय में भी स्टूडेंट्स यही करते हैं। तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई इसमें ही अधिकतर समय हमारा व्यतीत होता है। ठीक, अतः भाषा शिक्षक का कर्तव्य है, तो जो भी टीचर भाषा सिखाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी के टीचर बनते हो, ठीक है, या प्राइमरी में टीचर हो तभी बच्चे को हिंदी पढ़ाओगे ही, तो अतः भाषा शिक्षक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थी के श्रवण कौशल के विकास के लिए सुयोजित प्रयत्न करे। तो जो भी भाषा का शिक्षक होता है, चाहे अंग्रेजी वाला शिक्षक हो चाहे हिंदी वाला शिक्षक हो, उसका पूरा कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे का भाषा शिक्षण जो है उसका विकास करे, बच्चे का श्रवण कौशल का विकास करे। क्लियर, ये समझ में आ गया कि भाई श्रवण कौशल क्यों इंपॉर्टेंट है, श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या होता है। ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो कमेंट कर दीजिए कि यस सर क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक कि विद्यार्थी में विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा निम्नलिखित योग्यता उत्पन्न की जाए। अब श्रवण कौशल कैसे डेवलप किया जाएगा, ठीक है, श्रवण कौशल को कैसे एक विद्यार्थी के अंदर लाया जाएगा, यानी श्रवण कौशल को कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या करके बढ़ा सकते हैं, ये सवाल है। ठीक, सवाल है विद्यार्थी में विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा निम्नलिखित योग्यताएं उत्पन्न की जाए। अब ये उत्पन्न कौन करेगा, विद्यार्थी थोड़ी करेगा, शिक्षक करेगा विद्यार्थी के अंदर, क्योंकि भाई टीचर हम हैं, पढ़ाना हमें है, बच्चे के अंदर वो क्वालिटी डेवलप हमें ही करनी है, तो हम उसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप करेंगे। तो कैसे, पहली बात कि भाई विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता प्राप्त कर सके, बच्चा बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके सुने, इस तरह की गुण, इस तरह का टेक्निक बच्चे के अंदर कौन लाएगा, टीचर लाएगा। दूसरा, शुद्ध एवं अशुद्ध उच्चारण एवं शब्दों में अंतर समझ सके। इससे होगा क्या भाई, आपको बच्चे को सही प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण जिसे शुद्ध उच्चारण कहते हैं और गलत उच्चारण गलत प्रोनाउंसिएशन के बीच अंतर समझ में आना चाहिए। वरना कई बार बच्चे जो हैं, अगर टीचर गलत प्रोनाउंसिएशन करता है तो बच्चे समझ सर तो ऐसा बोल रहे हैं तो हमें भी वैसा ही बोलना है, तो वो गलत उच्चारण की प्रथा बन जाती है आगे चल के। ठीक है, इसलिए अंग्रेजी या हिंदी जो भी भाषा होती है हमारी खराब हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तीसरा, सुनी हुई विषय वस्तु को समझकर स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ समझ सके। यानी कि जब कोई चीज बोली जाती है तो बच्चे उसको सुर के साथ सुने और शिक्षक किस तरह से बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये समझना चाहिए, तो कहां पर टोन ऊंची करनी है, कहां पर टोन नीची करनी है। टोन मतलब यहां पर सुर की बात हो रही है, कहां हमें सुर को ऊंचा रखना है, कहां सुर को नीचा रखना है, यह भी छात्र सीखना चाहिए। कौन सिखाएगा, टीचर। अगला, श्रुत सामग्री यानी सुनने वाले, लिसनिंग ऑडियो बोलेंगे, लिसनिंग मटेरियल जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो श्रुत सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछ सके एवं अपनी शंका समाधान कर सके। यानी बच्चे के अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये कौशल भी डेवलप करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है कि कुछ सुनने के बाद छात्र समझ के उससे कुछ सवाल करे। जैसे अगर हम कोई कहानी बोलना स्टार्ट करते हैं तो कहानी कई बार बच्चों को कुछ समझ में नहीं आती तो पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ, वो कहाँ गया, या कोई टॉपिक समझाते हैं तो उस टॉपिक पे उनको कुछ डाउट्स आते थे, फिर वो डाउट पूछते हाथ खड़े करके, सर ये कैसे हो गया, वो कैसे होगा, फिर से एक बार बताइए, है ना। तो ये कौशल भी आना चाहिए। बच्चा ये तभी पूछेगा जो पहले समझेगा, भाई कुछ समझ ही नहीं रहा तो कहाँ डाउट पूछेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखें कि वो शंका समाधान तभी कर पाएगा जब वो प्रश्न पूछ सके, और प्रश्न तभी पूछेगा जब उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक, अगला, रेडियो, कैसेट, दूरदर्शन आदि जो श्रव्य साधन है जिन्हें हम लिसनिंग मटेरियल्स कहते हैं, ऑडियो मटेरियल कहते हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत संवादों एवं समाचारों को ध्यान से सुन सके एवं समझ सके। यानी इन सब मटेरियल से जो चीजें सुनाई जाती हैं बच्चे को, बच्चे तक जो पहुंचाई जाती हैं, बच्चा उसे सुने, समझे और आगे बढ़ाए। ठीक है,
तो ये सब योग्यताएं एक बच्चे के अंदर, ये सब श्रवण कौशल की योग्यता है, ये अच्छे श्रवण कौशल की निशानी है। और ये सब कौन करेगा? शिक्षक करेगा। किसके मन में करेगा? बच्चे के मन में करेगा। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिए। ओके, चलिए तो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो श्रवण कौशल होता है भाई, उसके कई प्रकार होते हैं, कई तत्व होते हैं। ठीक है, तो श्रवण कौशल में एक पहला तत्व जो है वो है अवधानात्मक श्रवण। पहला क्या है? अवधानात्मक श्रवण। दूसरा क्या है? रसात्मक श्रवण। ठीक, इसमें और भी है, जैसे इसमें तीसरा जो है ये आप देखोगे विश्लेषणात्मक श्रवण है ना। 3 प्रकार के आपको यहां पर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे भाई? कौशल मिल जाएंगे 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के आपको कौशल मिलेंगे। इन तीनों प्रकार के कौशलों की बात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवधानात्मक श्रवण क्या होता है। अगर आपको सवाल पूछ दिया कि भाई अवधानात्मक श्रवण क्या है, उसको बतलाइए, तो चलिए अवधानात्मक श्रवण की बात करते हैं। अवधानात्मक श्रवण का अर्थ है कि विद्यार्थी जो भी विषय सुने उसे अच्छी तरह समझ सके। इसके लिए विद्यार्थियों से श्रुत सामग्री के मुख्य विचार सुनने चाहिए एवं उन्हें श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड या कॉपियों पर लिखने के लिए कहना चाहिए। अवधानात्मक श्रवण शेष 2 श्रवण के प्रकारों का आधार है। यानी सबसे पहली बात कि अवधानात्मक श्रवण जो होता है उसका मतलब ये है कि विद्यार्थी जो भी सुनने के बाद उसके मेन पॉइंट्स को लिख सके, उसके मेन पॉइंट्स उसके पास इंपॉर्टेंट चीजें रहे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। अवधानात्मक श्रवण अगर नहीं हुआ तो बाकी के जो दूसरे श्रवण है, रसात्मक या उसके व्याख्यात्मक, वो समझेंगे ही नहीं। तो ये सबसे बेसिक है। ठीक है, तो ये जो अवधानात्मक श्रवण है ये बेसिक श्रवण है। ध्यान रखिए, क्या है ये? बेसिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो ये भी नहीं समझेगा, इसके बाद के जो आगे वाले हैं वो भी नहीं समझेंगे। तो अवधानात्मक श्रवण क्या होता है कि ऐसा श्रवण जिसमें, अब श्रवण है मतलब सुनना, तो विद्यार्थी सुनने के बाद उसको ठीक ढंग से समझ सके, ऐसे श्रवण को अवधानात्मक श्रवण कहते हैं। यानी ऐसा मटेरियल बनाइए, आप ऐसा लेक्चर दीजिए, आप ऐसा एक्सप्लेन कीजिए कि बच्चा पूरी तरह से समझ जाए, सुनने के बाद समझ जाए। सुनने के बाद समझ ही नहीं पा रहा है, लिखना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है, तब समझ रहा है, तो ये अवधानात्मक श्रवण नहीं है। तो अवधानात्मक श्रवण की पहली बात यही कि भाई उस श्रवण को अवधानात्मक श्रवण कहेंगे जिसमें विद्यार्थी किसी भी चीज को सुनने के बाद उसको ठीक ढंग से समझ सके। ऐसा करने के लिए कि वो ठीक ढंग से समझ पाए, आप करेंगे क्या? हम करेंगे बच्चों को कि मैंने जो मेन पॉइंट्स बताए हैं भाई उनको लिख लो। जो मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए क्लास में, बच्चों को बोला जाए कि बच्चों ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाए, या तो ब्लैक बोर्ड पे लिख दूं या फिर मैं उसके कॉपी में लिखने के कहूं, है ना। तो मेन पॉइंट्स को नोट कर ले, इससे अगर कुछ भूला भी तो वो मेन पॉइंट सुन के बात याद आ जाती है। तो इससे बच्चे का समझने का जो कैपेसिटी है या समझ जो है और बढ़ जाती है। तो ये हो गया अवधानात्मक श्रवण। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रसात्मक श्रवण। तो अभी रसात्मक श्रवण क्या है? ठीक है, उचित भाव भंगिमा एवं लहजे में सुनाई गई विषय वस्तु। देखो, रसात्मक, रस के साथ सुनना। अब जैसे मेरा नाम, जैसे कोई गाना गा रहे हैं, ठीक है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, ये मैंने सुर में बोला, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, ये तो रस में ही नहीं बोला, एकदम नीरस तरीके से। तो जो भी बातें बच्चों को समझाई जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर हिंदी पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है वो कविता भी पढ़ाएगा, या इंग्लिश पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है पोयम पोएट्री भी पढ़ाएगा। तो पोयम पोएट्री या कविता को अगर रस से ना पढ़ा जाए, उस सुर लय ताल में ना पढ़ा जाए तो मजा नहीं आता है, या कई बार उसका अर्थ भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा पढ़ाना है कि बच्चा आपको आप जो बोल रहे वो तो सुने, लेकिन वो इतना ध्यान से सुने कि आपने कब सुर ऊंचा लिया, कब सुर नीचा लिया, कब तान दी, ये सब बच्चा समझे और उसी सुर में गाए, उसी सुर में दोहराए उस चीज को, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसी को रसात्मक श्रवण कहते हैं। ठीक, तो उचित भाव भंगिमा यानी सही भाव के साथ एवं लहजे में सुनाई गई विषय वस्तु में श्रोता द्वारा आनंद की अनुभूति करना ही रसात्मक श्रवण है। कि आप जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हो, एक कविता पढ़ाने के बच्चे को, और बच्चे को कविता पढ़ा रहे हो, क्या कविता पढ़ा रहे हो कि जैसे रामधानी सिंह दिनकर की कविता है। कविता क्या है कि वरदान मांगूंगा नहीं, तिल तिल मरूंगा मिट मरूंगा, लेकिन वरदान मांगूंगा नहीं, है ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। अगर आप थोड़ा रस के साथ पढ़ाओगे तो बच्चों को जोश आता है, बच्चे उससे कनेक्ट कर पाते हैं, फील कर पाते हैं और उसको और अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपको भी ध्यान में रखना है कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है, जो भी इसे पढ़ाया जाए, जो भी इसे सुनाया जाए, वो रस के साथ सुना जाए। क्योंकि बिना रस के सुनाएंगे, हार में जीत में भयभीत में, अरे क्या ही समझ में आ रहा है, उसे तो बोरिंग लगेगा। और तो अगर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओगे भावों के साथ तो बच्चे को मजा आएगा, आनंद आएगा, ठीक है, और अच्छे से समझ भी पाएगा। कविता ही इसका सर्वश्रेष्ठ साधन है ना। कविता में ही आपको बहुत अच्छा रस भाव दिखाई देता है। कविता द्वारा इस कौशल का विकास किया जा सकता है। बच्चे को कविताएं सुनाकर, बच्चों को पोएट्री सुनाकर, उनके अंदर किसी भी चीज को सुनने और पढ़ने में भाव के साथ, जो भाव
उत्पन्न होना चाहिए वो हम सिखा सकते हैं बच्चे को। क्लियर? तो ये हो गया अवधारणात्मक श्रवण और रसात्मक श्रवण। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बात करें विश्लेषणात्मक श्रवण। अब भाई विश्लेषण, इसका नाम ही है विश्लेषण, यानी पढ़ने के बाद खूब सारा डिस्कशन, खूब सारा इसके ऊपर बाल की खाल निकालना, एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है ना, विश्लेषण। तो देखिए इसमें श्रोता सुने हुए विषय पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करता है, यानी सब कुछ सुनने के बाद वो सोचता है कि जो सुना है सही सुना कि गलत सुना, जो बातें कही गई हैं उसमें क्या सही था क्या गलत था, उसका पूरा विश्लेषण करता है, निष्कर्ष निकालता है ना, तथा उसका मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकालता है। हिंदी शिक्षक को इस शक्ति के विकास का अवसर बच्चों को देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बच्चा जब कविता पढ़ेगा, किताब में मान लो पाठ पढ़ेगा, तो उसे पढ़ने के बाद बच्चा खुद से डिसाइड करना चाहिए, खुद से पता करना चाहिए बच्चा कि क्या सही था क्या गलत। कहानी पढ़ने के बाद वो खुद से कहानी का जो सार है, मोरल ऑफ द स्टोरी, उसे आ जानी चाहिए, है ना। क्योंकि भाई बच्चों को बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है, शॉर्ट नोट लिखना पड़ता है, अपठित गद्यांश पढ़ना पड़ता है ना, सार, कविता का सार भी लिखना होता है, संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखने होते हैं किसी भी कविता के। तो बच्चा इन सबको तभी जान पाएगा जब बच्चे को हम विश्लेषणात्मक श्रवण सिखा पाएंगे। तो विश्लेषणात्मक श्रवण कब सिखाएंगे? जब बच्चे को हम सिखाएंगे कि बेटा पढ़ने के बाद या सुनने के बाद जो मैंने कहा उससे आपने क्या सीखा, जो मैंने कहा वो पहले जो कहा था उसके मुकाबले में क्या है, सही है गलत है, क्या सही चीजें हैं इसमें और क्या गलत चीजें हैं, इससे आपको क्या अच्छी बातें सुनने मिली, क्या खराब बातें भी लगी, ये सब कुछ उनको पता होना चाहिए। तो ये सब हम उनको सिखाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, श्रवण। सबका सब क्या है भाई, ये श्रवण कौशल है, इसे श्रवण कौशल कहा जाता है और ये सब बालकों के अंदर विकास होता ही होता है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लास पार्ट 1 हिंदी का इकाई 2 का, जिसमें हम मौखिक अभिव्यक्ति की बात करेंगे। इसके जब अगला आएगा, अभी तक तो हमने पूरा श्रवण कौशल का बात किया, अब जो दूसरा हम वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे, दूसरा पार्ट लेकर आएंगे इस इकाई 2 का पार्ट 2, उसमें मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ जानेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, कैसे करते हैं, अभिव्यक्ति क्या होती है, उसका अर्थ वगैरह सब कुछ जानेंगे। ठीक। तो ये थी वीडियो इकाई 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने बात की है श्रवण कौशल की। अगला वीडियो लेक्चर भी जल्द ही लाएंगे। ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों क्लासमेट फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप हो डीएड का, आपके एजेंट्स का, कॉलेज का, वहां जरूर शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, ताकि जब भी कोई वीडियो आए, न्यूज नोटिफिकेशन परीक्षा से संबंधित सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ अन्य विषयों के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां आपको पूरा दिख जाएगा। और एक बार फिर से ही बताऊंगा कि हमने जो कोर्स लॉन्च किया हमारा संपूर्ण कोर्स डीएलएड बीएसटीसी का, वो कोर्स जो आप खरीद सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, जहां आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि आप हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी है, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।